प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद में हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पीटीआई एहतजाज से पंजाब केपी में अवाम जलीलो ख्वार। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल पर इमरान खान ने एहतजाज खत्म करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब मर्जी की एफआईआर न दर्ज होने पर इमरान खान ने अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया, जबकि आजम स्वाति की हिमायत पर मुस्तफा नवाज खोकर को सेनेटरशिप से हाथ धोने पड़ गए। अंदरूनी कहानी क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल के हकाइक जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया। दूसरी जानिब कीनिया की जिस शाहराह पर अरशद शरीफ का कत्ल किया गया वहां का आंखों देखा हाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे कीनिया से मारूफ सहाफी मुर्तजा अली शाह, उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे खजूरें बेचने वाले सीएनजी मालिकान, मिल्स मालिकान पावर कंपनीज के मेंबरान बन गए। सेनेट पावर कमेटी में सनसनीखेज इंकशाफात। सेनेटर सैफुल्ला अबलू ने पावर सेक्टर की पावरफुल ब्यूरोक्रेसी को रगड़ कर रख दिया। अरकान कमेटी ने गर्दिशी कर्ज, नुकसानात, चोरी और ब्रेकडाउन की वजूहात सियासी बुनियाद पर मेंबरान की तैनाती को करार दे दिया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कमेटी से गायब। ये तमाम मामलात हैं जिन्हें आज के प्रोग्राम में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास साहब, आपकी इजाज़त से हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तजा अली शाह साहब, नैरोबी से बराह रास्त हैं, और इनका तारुफ ये है कि इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जंग एनजीओ, और बहुत ज़्यादा इनकी जो सहाफ़त है उसके लिए खिदमात हैं। मुर्तज़ा साहब, आपको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा मुर्तज़ा साहब, जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या और जिस तरह से इसमें डेवलपमेंट्स का इंतज़ार है लोगों को कि आगे पता चले कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, तो वो तमाम लोग जो बता सकते हैं उस इलाके के बारे में जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, या जो जिन्होंने वहाँ पर जाकर एक्सपीरियंस की हैं या उनकी अपनी फाइंडिंग्स रही हैं, उनमें से आप एक हैं। आप ज़रा बताइएगा क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से। देखिए, जिस एरिया में अरशद शरीफ का कत्ल हुआ वो क्लासा साहब और रबिया, वो एक बिल्कुल आप उसे कह लें कि जिस तरह इलाका गैर है ना, वो इलाका गैर है। अरशद शरीफ रह रहे थे, जो नैरोबी जो शहर है उसका एक बड़ा अच्छा एक पॉश अमीरों का एरिया है। वहां पे जो एक ब्लॉक है अपार्टमेंट्स है, उसका नाम है रिवर साइड अपार्टमेंट्स, जो दो पाकिस्तानी भाइयों खुर्रम और वकार के। अरशद शरीफ उनके पेंट हाउस में एज अ गेस्ट वहां पे रह रहे थे तकरीबन 2 महीने से। 22 तारीख को दिन को 12-1 बजे उन्होंने अपना वहां से सफर शुरू किया, जहां पे वो 2 महीने उन्होंने गुजारे। वहां से उनको वो खुर्रम ने गाड़ी ड्राइव करना शुरू की और वो गए तकरीबन 4 घंटे दूर एक जगह है जिसका नाम है एमो डंप। एमो डंप वो जगह है जहां पे आपने देखा होगा, जिसके आपको बोर्ड्स वगैरह भी नजर आए होंगे। वहां पे शूटिंग साइट है जहां पे वकार अहमद और खुर्रम ने एक प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, जहां पे एक्चुअल जो अमीर लोग हैं वो बुक कराते हैं उस साइट को, वहां जाकर वो ट्रेनिंग लेते हैं। मुख्तलिफ लोकल पुलिस और बाज इवन फॉरेन फोर्सेस भी आके वहां जो शूटिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि इतना एक वाइल्ड और एरिया है कि वहां कोई नजदीक आबादी नहीं है। हमने वहां से जब मैंने ट्रैवल किया नैरोबी सेंट्रल से वहां तक, तो मुझे पूरा बाद आप तेज गाड़ी चलाते हैं और फिर आगे कच्चा है, कच्चे का तकरीबन 1.5 घंटे का बहुत ही खतरनाक रास्ता है, वो आप तय करके वहां तक पहुंचते हैं। एक एडवेंचरस प्लेस है जहां सिर्फ 4x4 गाड़ियां जा सकती हैं। यानी 4 घंटे दूर की वो जगह थी जहां पे अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ। वो जगह जो जब आप जाते हैं तो 3 स्पॉट्स उसमें हमें, एक जगह जो जहां पे मगाड़ी रोड जहां पे कत्ल हुआ, और फिर एक टिंगा मार्केट है। टिंगा मार्केट है जो तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे अरशद के कत्ल की जो जगह वहां से, और फिर शूटिंग साइट। जो 2 जगह हैं, टिंगा मार्केट का एग्रीकल्चर फार्म हाउस और शूटिंग साइट, इन दोनों की मलकियत वकार और खुर्रम की है। ये वही टिंगा मार्केट है जिसके बारे में ये इनिशियली बात सामने आई थी कि जब अरशद को गोली लगी तो उसके बाद वहां से उनको टिंगा मार्केट ले आए खुर्रम, जहां पे ही वाज प्रोनाउंस्ड डेड। और जो एरिया है, एरिया आप कह लें कि जब आप निकलते हैं नैरोबी से उस जहां पे अरशद का कत्ल हुआ, तो इनिशियली शहर है, तकरीबन 1 घंटे के बाद शहर खत्म होता है और फिर रोड शुरू होती है जो कुछ एरिया में तो अच्छी है, उसके बाद कच्ची पक्की टाइप की रोड है। और फिर वहां से जो फीडर रोड है जहां से अरशद आ रहे थे, वो वाली जो रोड है तकरीबन वो 1-1.25 घंटे का 4x4 गाड़ी का वो सफर बनता है। वो बहुत ही एक आप उसको ट्रेचरस रोड कह दें, उसमें मतलब बड़े बड़े पत्थर हैं, अगर 5 मिनट बारिश हो जाए तो वहां पे वो कीचड़, आप उससे गुजर नहीं सकते। ये सारा कुछ कवर करने के बाद जाके वो शूटिंग रह जाती है, जहां अरशद शरीफ 22 अगस्त को पहुंचे, रात उन्होंने वहां पे गुजारी। अगले दिन 23 को उन्होंने वहां पे शूटिंग की, उन्होंने गन वाला भी उन्होंने
वहां पे मतलब सारे लोग थे, चलाई, अच्छा उनका वहां पे दिन गुजरा, वहां जो नहीं, मेरा स्टाफ ख्याल के है लोग हैं उनसे मेरी बातचीत मेरा हुई। ख्याल है मुर्तज़ा आप शायद 22 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अगस्त आपके मुंह से शायद निकल गया, 22 22 अक्टूबर, अक्टूबर। सॉरी जी जी सॉरी 22 अक्टूबर जी, तकरीबन 2 वीक्स पहले जी। जी तो वहां पे उन्होंने रात गुजारी, अगला दिन गुजारा, और फिर 23 की रात को, 23 अक्टूबर की रात को उन्होंने वहां से वापस उन्होंने सफर शुरू किया नैरोबी के लिए आने की तरफ। और जब वो वापस आए तो वो जो जगह है, जो मगाडी रोड और जो फीडर रोड है, जो कच्ची रोड है जिसपे अरशद आ रहे थे, जंक्शन पे वहां उनको जो जीएसयू है वहां का स्पेशलिस्ट यूनिट है, यानी आम एक तो पुलिस है और इसको आप स्पेशल पुलिस कहते हैं जिसको जीएसयू कहते हैं, जीएसयू ने वहां पे नाका लगा रखा हुआ था। उन्होंने अब प्लासा साहब आपने वो देखा होगा, उन्होंने इनिशियल स्टेटमेंट में ये कहा जी कि एक गाड़ी चोरी हो गई थी। अब ये सुनिएगा, जी जी पुलिस ने ये कहा कि उनको एक रिपोर्ट मिली कि एक कोई डगलस नामी बंदा था, उसने रिपोर्ट की कि मेरी आज अपने बेटे से लड़ाई हुई है और बेटे से लड़ाई होने के बाद मेरा बेटा मेरी गाड़ी लेके भाग गया। जी अब अरशद शरीफ जिस गाड़ी पे आ रहे हैं वो टोयोटा लैंड क्रूजर है, बहुत टॉप क्वालिटी की अच्छी गाड़ी, और जो मर्सिडीज बेंज जो लेके भागे वो तो जिसको आप बहुत ही एक आम सी एक कार कह लें, 2 डिफरेंट नंबर प्लेट। और फिर पुलिस ने ये कहा कि उसने ईस्ट की तरफ से आना था, जो स्टोलन कार थी। अरशद आ रहे हैं वेस्ट की तरफ से, लेकिन पुलिस को एक्चुअली ईस्ट की तरफ देखना चाहिए था कि ईस्ट से गाड़ी कौन सी आ रही है, लेकिन उन्होंने किया ये कि उन्होंने वेस्ट की तरफ से आने वाली गाड़ी के ऊपर उन्होंने फायर खोला। 9 बुलेट्स उन्होंने मारी हैं। वो गाड़ी जिसके ऊपर जो आपको स्क्रीन पे आप दिखा भी रहे हैं, मैंने खुद पास से देखी है। यकीन करें बंदा रो जाता है कि किस तरह से पुलिस ने उसके ऊपर क्लासरा साहब फायरिंग की। और मतलब एक आध गोली तो चलो बंदा कोई समझ में आती है कि पुलिस उनके पास अथॉरिटी है, गाड़ी को रोकने के लिए मार सकते हैं। 9 बुलेट्स, और 9 बुलेट्स सारी की सारी वो जो पैसेंजर सीट है उसकी तरफ से डायरेक्ट हुई हुई। सो इसमें जो जिस अंदाज में उसको वो गाड़ी को टारगेट किया गया, जिन जगहों पे टारगेट किया गया, ये बहुत मतलब वहां का आप किसी बंदे से भी पूछ रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिसने जो क्राइम रिपोर्टर हैं वो कहते हैं कि हमने पुलिस एनकाउंटर भी देखे हैं, शूट आउट्स भी देखे हैं, वहां की पुलिस करती है। इस केस में वो किसी बंदे को डाउट है ही नहीं कि जो पुलिस का वर्जन है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है और रोड एक्सीडेंट, इसको कोई बंदा मानने को तैयार नहीं है। आपकी बड़ी आपने ये तफसील से सारी चीज़ें बताई हैं मुर्तज़ा। आप लंदन से गए हुए हैं, स्पेशली नैरोबी में, अभी भी आप वहीं पे हैं, वहीं से बैठ के ये लाइव हमारे साथ आप बातचीत कर रहे हैं। आप भी उस पर गए हैं, तो अरशद जैसे बताया गया है कि एक तो इसमें 2-3 चीज़ें आ रही हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि शायद अरशद 12 अक्टूबर को गए हैं वहाँ पर, उधर गए हैं और अभी उनको गए हुए हैं 10 दिन हो गए थे। ये बाज़ बताते हैं कि नहीं, वो शायद 2 महीने से उधर थे। मेरी इतला थी, जो मेरी किसी से बात हुई थी, शायद अरशद जो है 12 अक्टूबर को गए थे यहाँ से दुबई वगैरह से, और अभी रिसेंटली गए थे, नंबर 1। और दूसरा ये वहाँ पे वैसे वीकेंड के लिए गए हुए थे, क्योंकि अरशद तो यहाँ नैरोबी में रह रहे थे जैसे आप बता रहे हैं। तो खुरम जो है, वकार की फैमिलीज वो नैरोबी में रहती हैं या फार्म पे रहती हैं, और ये खुरम जो है ये लेकर गए थे अरशद को कि चलें वीकेंड है, लेट्स गो टुगेदर और थोड़ी सी हमारी आउटिंग हो जाएगी, एक आध रात रहेंगे और अगले दिन वापस आ जाएंगे। तो वापस आ रहे थे मेरा ख्याल है। तो अरशद वॉज स्टेइंग एट नैरोबी, और वो फार्म जो आप बता रहे हैं शूटिंग रेंज वगैरह, ये वीकेंड पे गए हुए थे जैसे, या कोई इनको ले जाया गया, या क्या आपकी क्या इस पे अब तक की कोई इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन है? जी, इसमें क्लासेस साहब 2 बातें, 2 सवाल हैं आपके कि अरशद एग्जैक्टली वहां पे पहुंचे कब थे। जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, और जहाँ पे जो यहाँ नैरोबी में जो इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ने हमें बताया, उन्होंने ये कहा था कि 20 अगस्त को अरशद शरीफ नैरोबी पहुंचे थे। जो इमिग्रेशन कह रही है, ये उनका दावा है कि 20 तारीख को वो यहाँ पर आ गए थे, विच मीन्स कि वो 2 महीने से वहां पर मौजूद थे। मुझे जो लग रहा है, और मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि अगर आप अरशद शरीफ ने जब से व्लॉग्स करना शुरू किए थे, तो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड उनकी वीडियोस में आ रहा था, वो ग्रीन पत्तों वाला। एक्चुअली वो मैंने पिक्चर्स देखी हैं, वो जो पेंट हाउस है ना, वो उसका बैकग्राउंड है, वहां पे ऊपर पत्ते और ग्रीनरी वही वाले हैं। उनके एक व्लॉग में एक बाज चेयर्स भी आई थी, 1-2 नजर आई थी, वो मैंने देखी है पिक्चर्स, वो उसी फ्लैट की हैं। वो मैं आपसे बात चीजें मैं प्राइवेटली शेयर कर दूंगा। अरशद आपका भाई था, बहुत करीबी दोस्त था, हमारे भी दोस्तों में शुमार होता है। तो मेरा ख्याल जो है, बेस्ड ऑन व्हाट आई नो सो फार, कि अरशद वहां पे 2 महीने से रह रहे थे। अगला सवाल ये कि वहां पे क्या ये वीकेंड ट्रिप था? जो साइट है ना, जो एमोडम, बेसिकली ये तो पूरा हर वक्त ही ऑपरेशन है, हर मतलब थ्रू आउट द वीक चलती है, लेकिन ज्यादा वहां पे इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो है कि ये वीकेंड
आउटिंग उन लोगों के लिए जो काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, पैसे वाले हैं, वो वीकेंड पे जाके वहां पे शूटिंग वगैरह करनी होती है। तो लोग वहां पे ज्यादा वीकेंड पे ज्यादा बिजी होती है, क्योंकि लोग हायर करते हैं, फैमिलीज के साथ भी जाते हैं, एक फन रिक्रिएशनल एडवेंचरस एक्टिविटी है। सो यहाँ भी यही लग रहा है कि देखें वो संडे को अरशद शरीफ का जो 23 को हुआ, और वो अब 21, 22 और 23 वीकेंड बनते हैं, तो गए ये इसलिए कि वीकेंड पे वहां पे एक्टिविटी ज्यादा होती है, शूटिंग के लिए वहां पे मुख्तलिफ जो हट्स ज्यादा बुक हुए हुए होते हैं, और वहां पे ज्यादा कुछ देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू वीकडेज जब लोग बिजी होते हैं। और यहाँ भी जो यही लग रहा है कि खुरम ने उनको और वकार ने उनको इन्वाइट किया कि आप आए और वहां पे वीकेंड गुजारे हमारे साथ, आप देखें वहां पे क्या होता है। तो वो बड़े एक प्लासा साहब, मैं गया हुआ था वहां साइड के बहुत सारे बाज एरियाज पे अंदर फिल्मिंग अब वहां नहीं करने देते वहां पे जो स्टाफ के लोग हैं, लेकिन वहां पे बड़े मतलब वो बड़े पुराने वाले वो जो अफ्रीकन टेंट्स लगा के एक पूरा माहौल बनाया गया, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे नहीं है, और मतलब वहां पे खुद वो अपने जनरेटर्स वगैरह लगा के वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन रात को वहां पे होता यही है कि अंधेरे में लोग सोते हैं, कि वो एक इंजॉय करते हैं कि बिल्कुल एक लकड़ियां जलती हैं वहां पे, बारबेक्यू होना, और एक पूरा माहौल वहां पे फ्राहम किया जाता है कि पूरा आपको एक बिल्कुल डेजर्ट में रहने का, एक कबायली एरिया में रहने का आपको वो फील आए। तो ये वो मेरा ख्याल है कि एक्सपीरियंस था जो बुनियाद था, और अरशद ने भी आई एम श्योर कि एग्री किया होगा कि मैं 3.5-4 घंटे अगर दूर जा रहा हूँ तो जरा थोड़ा जो शहर है उसकी जो हसल एंड बसल है उससे जरा दूर होकर बंदा एक डिफरेंट माहौल वो करता है। वहां जो क्लासा साहब स्टाफ के लोग थे, एक पाकिस्तानी भी मेरे मिले, वो भी वहां पे थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब जब अरशद आए तो कहते हैं कि उन्होंने वो हैट पहना हुआ था, तो कहता है कि मैं खैर समझ नहीं सका। मैंने वैसे तो आपको पता वहां स्टाफ ज्यादा इतनी वो लिबरल नहीं होते किसी के साथ, लेकिन वो कहते हैं जब उन्होंने कोई चीज मांगी तो मुझे लगा कि अरशद शरीफ ही और आवाज भी उसकी। तो उन्होंने कहा कि मैंने जाके उनसे पूछा कि अगर आप, मैं गलत नहीं हूं तो आप अरशद शरीफ हैं? तो कहता है, उन्होंने कहा जी मैं अरशद शरीफ ही हूँ। तो कहता है मैं 2-3 दफा उनके पास गया, उनसे पूछा आपको नहीं होता कोई एक्स्ट्रा, आप कहते हैं कि कुछ चाहिए हुक्म करें? कहता है बिल्कुल हाँ, कोई, वो कहता है उसने कुछ नहीं, पानी उसने मांगा, अपने काम से काम, को ज्यादा बातचीत नहीं की, खाना खाया और फिर वो उसके बाद जल्दी 22 की रात को वो कहते हैं कि वो रिटायर हो गए, वो सो गए। और अगले दिन खैर उनका पूरा बिजी डे था, और फिर 23 की रात को उन्होंने ट्रैवल शुरू किया वापस नैरोबी की तरफ, और तकरीबन रात को 9-9:15 बजे उनको वो जो मोगाली रोड का जंक्शन है वहां पे उनके ऊपर पुलिस ने नाका लगा के उनको कत्ल कर दिया। अच्छा, तो आपकी मुर्तज़ा उनसे वकार से खुरम से मुलाकात हुई जो होस्ट थे अरशद के, और उनका बैकग्राउंड कोई आपने उस पे काम किया हो कि उनका क्या बैकग्राउंड है, वो क्या हैं जिनके यहाँ ठहरे हुए थे अरशद? अच्छा, मैं गया उनके फ्लैट्स पे भी, और जो उनका रेजिडेंशियल एरिया वो जो फ्लैट्स के अलावा वो रहते हैं, तो उनसे तो मेरी बात नहीं हुई, मैंने उनको मैसेजेस भी भेजे, उन्होंने बात नहीं की। लेकिन उनके वकील का मुझे फोन आया, जो डैनियल उसका नाम है, वहां लोकल उनका वकील है, तो उसने कहा कि वो इस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ने उनको रोका हुआ है कि वो स्टेटमेंट नहीं देंगे। और उनके वकील ने कहा कि ऑलरेडी 2-3-4 स्टेटमेंटें आ चुकी हैं और ये मामला इन्वेस्टिगेशन खराब होगी, लिहाजा आप, हमारा वर्जन ये है कि आप ये चला दें, जो कि मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ फुली कोऑपरेट कर रहे हैं, एंड दैट्स ऑल दे हैव टू से एट दिस स्टेज। अच्छा, उनकी जो जनरल रेपुटेशन है वकार की और खुरम की, उनके यहाँ पे जो नैरोबी के अंदर जो बड़े बड़े हाई राइज 7-8 उन्होंने टावर्स बनाए हैं, बड़ी बिजनेस वाइज उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी में उनका शुमार होता है। कि देखिए जिनका जो शूटिंग रेंज वाला जो साइट है ना, ये क्लासरा साहब जहां तक आपकी नजर देख सकती है इतना बड़ा एरिया है। अच्छा, बहुत बड़ा एरिया है इनका। जी, जो फार्म हाउस है टिंगा वाला, वहां पे वो ऑर्गेनिक फूड वहां पे ग्रो करते हैं। और आपके अगर एक नैरोबी जैसी जगह पे बड़े बड़े जो इस्लामाबाद टाइप के अगर 7-8 टावर बिल्डिंग्स हों, तो इसका मतलब यह है कि आप मल्टी मिलियनर, अगर बिलियनर नहीं हो तो आप मल्टी मिलियनर पाउंड डॉलर्स में है। तो बिजनेस वाइज दे आर डूइंग वेरी वेल, वो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं यहाँ। अच्छा, आप जो उनका प्रोफाइल बता रहे हैं उनका खुरम साहब का और उनका, तो अभी राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उन पर कोई आके थोड़े डाउट्स क्रिएट किए हैं कि खुरम और वकार जो हैं दोनों भाई जो हैं शायद अरशद के इसमें जो हुआ है एम्बुश किया गया है उसमें मुलविस होंगे। आपको लगता है इस प्रोफाइल के साथ इतना बड़ा, मतलब जो आप बता रहे हैं उनकी चीज़ें बता रहे हैं कि इतना बिग बिजनेसमैन विद सो मच मैनी, उनकी इंटरेस्ट होंगे सारे और नोन होंगे, जिस तरह की चीज़ें हैं वो वाकई इसमें हो सकते हैं? स्पेशली जो उनकी साइड पे लोग कहते हैं कि उनका भाई भी शामिल था, वो क्यों अपने भाई को रिस्क पे डालेंगे और इस तरह का कोई उसमें कंस्पिरेसी में शामिल होंगे। आपका क्या उस पर अपनी क्या फाइंडिंग क्या है? आपको लगता है कि सारा कुछ आप देख के आए हैं
और इसके साथ ये भी बताइएगा कि आपको ये टारगेटेड किलिंग लग रही है या आपका ख्याल है कि वो वाकई मतलब है, आपके क्या कंक्लूजन है एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर? देखिए क्लासेस साहब, सबसे पहले तो चाहे कोई भी हो, हम तो उस जर्नलिज्म पे यकीन रखते हैं कि हम तो अक्सर कहते हैं कि आप लोगों पे खाम किसी को इल्जाम लगाना ही नहीं चाहिए जब तक कोई कोर्ट किसी को साबित ना कर दे, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसमें तो अभी एक इन्वेस्टिगेशन बहुत बेसिक स्टेज पे है, सो इसमें किसी किस्म की ये बात कहना कि फलां बंदा इन्वॉल्व था या नहीं था, दिस वुड बी टू अर्ली। मैं अपनी मैं तो किसी के ऊपर कोई रेज नहीं करूंगा। देखिए उनका एक अपना वर्जन है, आई होप वन डे दे कम आउट एंड दे एक्चुअली टेल द स्टोरी व्हाट हैपेंड। लेकिन इस पूरे केस में सिर्फ वो दो भाई नहीं बल्कि जितने भी लोगों को पता था या नहीं पता था, एक सवाल आप भी जानना चाह रहे हैं, आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल हैं, और इसलिए कि अरशद आपका तो बहुत करीबी दोस्त था, और मैं तो ये भी यहाँ ऐड करता चलूं कि आप और अरशद उस जर्नलिज्म की क्लास के लोग थे कि जिनको देख के हमने एस्पायर किया कि हम भी आप जैसे बने। मुझे याद है 2006 की बात है, 7 की, और आप द न्यूज के लिए रिपोर्ट करते थे, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी एक दफा राउफ क्लासरा की तरह रिपोर्टिंग शुरू करूं और जरा बड़ी बड़ी खबरें लाऊं। अब आप करते हैं, अब आप हमसे आगे बढ़ गए हैं, मतलब मुर्तजा बस कम्प्लीमेंट यू आर डूइंग ग्रेट, एनीवे थैंक यू जी। और क्लासा साहब, मुझे याद है जब यहाँ पे बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ इनकी मीटिंग्स होती तो अरशद और आप होते थे। अरशद डॉन के लिए रिपोर्ट करता था जियाउद्दीन साहब के साथ। वेरी ट्रू। तो एजवे रोड पे अरशद जी तो जहाँ पे एक दफा हुसैन हक्कानी बराइन की मीटिंग थी, तो हम देख के खड़े होते थे साथ की, ये कैसे बोलता है टीवी पे, हम भी उसकी तरह बोले। तो आप लोग तो हम उस सवालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। अरशद से पूरा अरसा उससे सलाम दुआ रही, ही वाज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, बड़ा पैशनेट आदमी था, यू कुड डिसएग्री विद हिम। तो बहुत सारे नहीं, हम एक साल पूरी रिपोर्टिंग की है जो आप बता रहे हैं ना मुर्तजा, यू आर टेकिंग मी बैक टू द पास्ट मेमोरीज विद अरशद। मैंने और अरशद ने वहाँ पे पूरा एक साल, आप भी होते थे, अजहर होता था, हमने पूरा एक साल रिपोर्टिंग की है लंदन से इकट्ठे। मैं और अरशद वहाँ पे इकट्ठे रहे हैं, फ्लाइट्स में इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे हमने बड़ा एक साल पूरा लंदन में गुजारा, रिपोर्टिंग की है। वी यूज्ड टू बी टुगेदर, मतलब ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक सर। बिल्कुल सर, मैं जंग के दफ्तर में होता था, फॉरेन ऑफिस पे आप खबर देते थे, वो हमें फोन करके कहते थे राउफ क्लासरा का नंबर है बरतानवी फॉरेन ऑफिस का, मुझे सब याद है। तो देखें हमारा एक जॉइंट पास भी है, सो सवालात हैं जो सवालात उनको भी बताने पड़ेंगे। देखिए लोगों के जहन में, आई एम श्योर कि देयर इज नो फाउल प्ले। एक बात क्लासा साहब बहुत सर्टेन लग रही है कि जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को हैंडल किया, जो चीजें सामने आ रही हैं, ये बात जहन मानने को तैयार नहीं है कि ये रोड एक्सीडेंट था या मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये क्लियर लग रहा है। मुलाकात हुई है कोई कीनियन पुलिस से आपकी, मुर्तजा कीनियन पुलिस से कोई मुलाकात हुई है, कोई बैठ के कोई उनका उनसे पूछने के लिए, या ये हमारे कमीशन के मेंबरान गए हुए थे, कोई इनसे मुलाकात हुई आपकी, या आपके जाने से पहले आ गए थे, कोई इनसे मिले हैं आप, ये पुलिस वालों से या हमारे कमीशन के मेंबरान जो थे? मेरी केनिया की पुलिस के बड़े सीनियर मोस्ट लेवल पे बातचीत हुई है, और मैं दावा नहीं कर रहा, मैं कल परसों में मैंने ऐसा फुटेज भी बनाया है जो जियो पे मैं रिलीज करूंगा जी। सब कुछ हुआ है, और मैं आपको बात पुलिस के अंदर जो लोग हैं उनसे बात, मुझे यहाँ पे फिक्सर है, उसने मीटिंग्स कराई। मुझे एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर जिसका जो काउंटर टेररिज्म में बड़ा एक डिस्टिंग्विश्ड करियर है, वो भी कहता है कि उसने ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं है। और जो आप अगर वो हालात, वाकयात और चीजें आकर यहाँ देखें और फिर पुलिस का वर्जन आप देखें, इस बात में बहुत क्लैरिटी नजर आती है कि ये एक रोड एक्सीडेंट नहीं था, ये एक टारगेटेड प्लान था, टारगेटेड असैसिनेशन हुई है, चाहे उसमें कोई भी मुलावस है, आई डोंट नो। मुर्तजा आप हमारे साथ रहिएगा, मेरा ख्याल है आपके पास अभी ये राबिया ने भी आपसे बहुत कुछ पूछना है, आप हमारे साथ रहें जरा। मेरा ख्याल राबिया ने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से अभी बहुत कुछ मेरा ख्याल है अरशद शरीफ के हवाले से जानने के लिए हमारे पास सवाल आते हैं, और आपके पास मुझे लगता है बहुत सारे फील्ड में आपने भी इन्वेस्टिगेशन की है। मेरा ख्याल है राबिया ने ब्रेक लेनी है, आप हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तजा अली शाह नैरोबी से बराह रास्त, और वो हमें बता रहे हैं कि जो उनकी इंडिविजुअल फाइंडिंग्स हैं अबाउट दिस केस, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकातें भी हुई हैं इस हवाले से, और उन लोगों के साथ हुई हैं जो बहुत रेलिवेंट हैं, एंड देन ही हैज़ हिज ओन ऑब्जर्वेशंस। अच्छा मुर्तजा, देयर वर कपल ऑफ क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क। एक मुझे ये बताएगा कि आपने कहा कि आपकी वहाँ की जो पुलिस है उनके सीनियर ऑफिशियल्स के साथ कुछ बात हुई है, एंड दे से कि हमने कुछ ऐसा होते हुए नहीं देखा। कुछ बताइएगा इस बारे में
कि उनकी पुलिस बड़ी बदनाम है इस चीज़ के लिए, और उनका एक स्क्वाड भी है जो इस कहा जाता है कि वो इस किस्म के काम करते हैं ना। इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कितनी सदाकत है और वो खुद कितना इस मामले को लेकर सीरियस हैं? क्योंकि अभी तो उन्हें पता चल गया होगा कि पाकिस्तान में एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया है जिसकी अभी तक डस्ट सेटल नहीं हुई। इट मीन्स ही वाज एन इंपॉर्टेंट पर्सन। तो वो इस मामले को लेकर कितने सीरियस हैं कि वो एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करें कि हुआ क्या? राबिया, इसमें जो केन्या की पुलिस से अगर आप मिले, उनका कंडक्ट आप देखें वो कैसे वो ऑपरेट करते हैं, ऑनेस्टली आपको पाकिस्तानी पुलिस से प्यार हो जाएगा। आपको पाकिस्तानी पुलिस, जिसको आप बहुत तनकीद करते हैं, खासतौर पे पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस, आपको ये बड़ी अच्छी लगने लगेगी कि ये ज्यादा प्रोफेशनल लोग हैं। एनकाउंटर वहां पे केन्या में पैसे दे के एनकाउंटर करवाना बहुत मामूल की बात है, और करप्शन बहुत ज्यादा है। आप मतलब पैसे दे के वहां कुछ भी करा सकते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, दुनिया में शायद बहुत सारे मुल्कों में ऐसे होता है, लेकिन केन्या इस हवाले से मशहूर है। मेरी यहाँ पे जो केन्या के ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके एक सरबराह है, उनसे बात हुई, मैंने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो ऐसे केसेस पे काम कर रहे हैं पुलिस इम्यूनिटी के ऊपर, कि जहां पुलिस ने लोगों को मारा है, जहां उन्होंने पैसे लेके मारा है, डिसअपीयरेंसेस की, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस बाकायदा यहाँ पे गैंग्स रन करती है। लिहाजा पुलिस के हवाले से जो, जहां तक इस इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, जब तक कि कोई बहुत हाई लेवल का प्रेशर नहीं होगा केन्यन हुकूमत के ऊपर, पुलिस ने जो, देखिए पुलिस का ये पूरा जो अभी तक केस और जो सवालात उठ रहे हैं, ये पुलिस की वजह से उठ रहे हैं कि उन्होंने एक बोगस एक प्रेस स्टेटमेंट इशू की जो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस थी। जब उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने, केन्यन मीडिया ने सवालात उठाए, उसके बाद उन्होंने, आप अंदाजा करेंगे, ये तो खैर पाकिस्तानी पुलिस भी नहीं करेगी कि आप एक तरफ तो ये कहें कि हमने एक अगवा कार की गाड़ी थी, हमने उस पर फायर किया, और अगले दिन आप कह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर से हमारे पुलिस वाले के ऊपर, अरशद शरीफ की गाड़ी से हमारे ऊपर फायर हुआ। कोई बंदा यकीन कर सकता है कि वो बच्चे की भी स्टोरी दरमियान में आई थी मुर्तजा, के बच्चा था गाड़ी में। देयर वाज अनदर स्टोरी जो, अच्छा मुर्तजा, आपने ये कहा है कि पुलिस जो है वो उसकी रेपुटेशन तो ऑलरेडी बहुत खराब है। जो केनियन गवर्नमेंट का आपने कहा है कि जब तक इस तरह का प्रेशर नहीं होता तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इससे कुछ निकलेगा। तो हमने देखा कि जब ये वाकया पेश आया तो वहां का जो मीडिया था, हमारे से पहले उन्होंने इस पे सवालात उठाए और इस पे जो भी इसमें लूप होल्स थे वो आइडेंटिफाई करने शुरू किए। तो वहां का जो मीडिया, वहां का प्रेस है, वो नहीं सवालात पूछ रहा अपनी गवर्नमेंट से। एंड आफ्टर दिस होल थिंग हैज हैपेंड, वहां की गवर्नमेंट कितनी सीरियस लग रही है अपनी पुलिस से इस चीज को प्रोब करने में या इंटेरोगेट करने में, करवाने में? देखें, जो मीडिया को क्रेडिट जहां जरूर जाता है, मैं आपको थोड़ा तफसील में बताऊंगा कि देखिए पाकिस्तानी मीडिया को तो पता ही नहीं था केन्या है किधर, ना हमारा कभी कोई इंटरेस्ट रहा उस मुल्क से, क्योंकि कोई रेलेवेंस नहीं बन रही थी, अनलेस के एक्चुअल ये इतना अनफॉर्चुनेट ये मर्डर हुआ। उसके फौरन बाद अगर किसी मीडिया ने और रिपोर्टर्स ने सबसे पहले केनियन पुलिस के ऊपर सवालात उठाए तो वो केन्या के रिपोर्टर्स हैं, वही हैं। लेकिन पिछले 2 वीक्स में कुछ चेंजेस आई हैं कि वहां पे मेरी मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से बात हुई जिन्हें मैंने ऑफर किया कि आप ऑन कैमरा आके बात करें। 4 से 5 ऐसे रिपोर्टर्स से उन्होंने कहा हम ऑन कैमरा नहीं आएंगे, हमारे यहाँ फैमिलीज रहती हैं, आपने तो चले जाना है इंटरव्यू करके, वैसे को हम किसी आके पंगे में ना मारे जाए। सो एक क्लाइमेट ऑफ फेयर वहां पे है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको खतरा है पुलिस से, उन्होंने कहा जी खतरा बिल्कुल है यहाँ पे, इसलिए कि पुलिस वाले अगर किसी ने गुस्से में आ गई या किसी में मार दिया, उन्होंने कहा हमें इंसाफ नहीं मिलना। सो इस तरह का रिस्क वहां लेने को कोई तैयार नहीं है। वहां बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने खुल के आगे बात भी की है, बट ऐसा नहीं है। मीडिया ने वहां बड़े अच्छा काम भी किया, उन्होंने सवालात उठाए, वो आज भी उठा रहे हैं, वो केनियन पुलिस को रोजाना पूछ रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम है ना वहां पे, मुर्तज़ा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बातें वो पूछें। आपकी अरशद से 2 हफ्ते पहले, इस उनके असैसिनेशन से पहले आपकी 2-3 दफ़ा बात भी हुई अरशद से, व्हाट्सएप पे हुई होगी डेफिनेटली। ही वाज यूजिंग यूके नंबर बट ही वाजंट इन यूके, ये मुझे पता था। अरशद से क्या बातचीत हुई आपकी वंस ही वाज देयर, और आपसे उसकी गुफ्तगू, लास्ट गुफ्तगू? देखिए ये अक्टूबर की 1 या 2 की बात है। अरशद को मैंने नंबर, जब पाकिस्तान से वो निकले, उनका जो पाकिस्तान का नंबर था वो तो बंद हो गया था। 1 या 2 अक्टूबर की बात है। एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उसने कहा कि अरशद शरीफ ने तुम्हारा नंबर पूछा है। तो मैंने कहा जी प्लीज उनको दें। मैंने कहा वो तो उनका पाकिस्तान का नंबर, मैंने कहा मैंने चेक किया था वो तो बंद है। खैर 3 तारीख को अरशद ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मेरा उसका राब्ता हुआ और यूके नंबर पे हुआ। तो मुझे किसी ने नंबर दिया उनका, मैंने उनको टेक्स्ट किया कि ये मेरा नंबर है एटसेट्रा। तो 4 तारीख को मेरी पहली बार अरशद से बात हुई।
और यूके नंबर था, मैंने समझा यूके में ही। और आपको पता होगा उससे पहले उन्होंने एक पिक्चर भी ट्वीट की थी पिकाडेली सर्कस की। हाँ वो, लेकिन बट मैंने उनसे वो पूछा, यूके नंबर जो है ना अरशद वाज यूजिंग फॉर द लास्ट कुछ 3-4 मंथ्स, बड़े करीबी 2-4 दोस्त थे सिर्फ उनके पास था। मेरे पास में मुझे भी दिया हुआ था अरशद ने यूके वाला नंबर, लेकिन बहुत करीबी दोस्तों के पास था वो हाँ, यूके लेकिन वाला। वो व्हाट्सएप पे था, सो ही कुड बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो खैर गपशप हुई हमारी, 3-4 मिनट बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा जी कि अब तो तुम्हें पता है मैंने अपना वो यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, तो कुछ स्टोरी हुई, देना गपशप की। मैंने कहा जी आप लंदन कब आ रहे हैं? तो उन्होंने कोट अनकोट उन्होंने कहा जी कि मैं आई एम लिविंग जस्ट आउटसाइड ऑफ लंदन, तो मैं चंद दिनों में लंदन आऊंगा और तुम्हारे से मुलाकात होगी। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी मैं आता हूँ तो तुम और अजहर दोनों से मिलूंगा। तो मैंने कहा जी आए, खाएं पियेंगे, गपशप लगाएंगे। ये हमारी 4 तारीख को बात। 5 को अरशद ने फिर फोन किया, उन्होंने कोई एक बात पूछनी थी, किसी एक स्टोरी के हवाले से। न्यूज में मेरी कोई स्टोरी छपी हुई थी, उसके हवाले से हमारी कुछ बात हुई। फिर उन्होंने कहा जी कि आप मेक श्योर करना कि कोई खबर शबर हो, कोई अच्छी एक्सक्लूसिव जो वो जो मैं कर सकता हूँ मुझे जरूर बताना, कोई लंदन के हवाले से क्या हो रहा है, गपशप हुई, हम हंसे खेले, दैट्स इट, इस पे बात खत्म हुई। मेरा ख्याल ये था कि वो लंदन में ही है, क्योंकि सिंध वो यूके की थी, बट इट इज नाउ क्लियर कि वो लंदन नहीं है। लंदन में नहीं था अरशद, के पास वीजा भी नहीं थे। और दूसरा वहाँ से खबरें आ रही थी कीनिया से बहुत सारी यहाँ पे इनिशियली कि अरशद शायद कोई स्टोरी पे कीनिया पे काम कर रहा था, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, कोई डॉक्यूमेंट्री पे चीज़ें हो रही थी। कोई आपको इस तरह की कोई सुनगुन मिली वहाँ पे कि अरशद वाज डूइंग एनी स्टोरीज, कोई इस पे कोई उसकी डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हो वहाँ पे? नहीं, वो एक डॉक्यूमेंट्री है जिसपे अरशद फीचर हुए हैं, जिसपे उन्होंने अपने व्यूज और कमेंट्स दिए हैं, बट इंडिपेंडेंटली मेरा ख्याल नहीं वो कुछ उस पर काम कर रहे थे। देखें बहुत सारी बातें क्लासर साहब वैसे चल जाती है। मुझे कल वहां पे केनिया के बाद रिपोर्टर्स आके कह रहे थे कि अरशद शरीफ यहाँ पे जो पाकिस्तानी जो कार डीलर्स हैं, वहां पे कार डीलिंग का जितना भी काम है वो पाकिस्तानी, जो बड़े बड़े यार्ड्स हैं कारों के, वो पाकिस्तानियों के या इंडियंस के, कि वो कार डीलिंग पे और स्मगलिंग और उनके ऊपर भी काम कर रहा था। और वो शायद किसी रैकेट ने उसको वो कर दिया। तो मुख्तलिफ लोगों के रिपोर्टर्स मुख्तलिफ रैकेट इतनी दूर जाके, ये मतलब फॉर फेचड थ्योरी है, वो यहाँ से 5 घंटे वो पीछे जाएंगे, फिर वो सारी चीज़ें करेंगे, उनका ट्रैक रखेंगे। अच्छा मुर्तज़ा ये बताइएगा कि जो आपने अभी ये सारी चीज़ें बताई हैं, टारगेटेड किलिंग वाली सारी चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं, मतलब एक यहाँ पे जो होस्ट हैं, जैसे मैंने कहा मेरा जहन कम से कम इस स्टेज पे ये मानने को ये मुश्किल है कोई अपने भाई के साथ गाड़ी दे के भेजेगा जो फैमिली वहाँ पे रह रहा है। अरशद लिविंग विद द फैमिली, ये भी मुझे पता है, उन्हीं वकार और खुरम की फैमिली के साथ, बच्चे उनके जिम में जाना, इवन डिनर वगैरह लंच वगैरह भी वो फैमिली के साथ ही करते थे शायद उनके। तो ये बड़ा मतलब है, आपको क्या लगता है कि ट्रैक किया गया है, कोई उनकी मूवमेंट ट्रैक हो रही थी, या खुरम और वकार के कोई वहाँ पे वो क्या कहते हैं स्टाफ में से किसी ने उनको टिप ऑफ किया, या वो अगेन उनकी कोई हैकिंग हुई कि जिससे पता चला कि अरशद की मूवमेंट क्या है, कहाँ से आ रहा है, कि एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ पे मौजूद होना, एक इतने उसमें वो कहते हैं ना एक उस एरिया में, मतलब ट्राइबल टाइप एरिया में उस टाइम पे होना जहाँ पे टाइम पे अरशद शरीफ का गाड़ी के साथ होना एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, ये चीज़ें अगर टारगेटेड हैं तो समवन माइट भी देयर कि जिसको पता था ट्रैक का कि अरशद गाड़ी में आ रहा है, ये गाड़ी का नंबर है, इस साइड पे बैठा हुआ है, लिहाजा उन्होंने पुलिस वालों को जो है ना उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि उसके मुताबिक किया गया। आपकी क्या सोच कहते हैं एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो ग्राउंड पे आप मौजूद हैं, कि अरशद को मतलब वही इंसिडेंट है जो मानने को तैयार नहीं, आप भी नहीं, हम भी नहीं मानने को तैयार हैं, अगर टारगेटेड किया गया है तो फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे उन तक पहुँची है पुलिस तक इतने दूर एरियाज़ में कि ये फलान टाइम पे इतने बजकर इतने बजट पर ये यहाँ से गुजरने वाले हैं? देखिए उसमें क्लासेस साहब आपको पता है कि मतलब मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कहूंगा कि मैं किसी के ऊपर कोई लेकिन देखें उसमें यह है क्लासेस साहब कि जिस तरह से उसको गाड़ी के ऊपर फायर हुआ, जो इवेंट्स लीडिंग अप टू द इंसिडेंट एंड इवेंट्स आफ्टर द इंसिडेंट, ये सारी चीजें जो है ना, जो एटलीस्ट पुलिस का जो वर्जन है वो एड अप नहीं होता। मतलब ये हैरान कुन बात है कि ये किस अंदाज में हुआ। लेकिन देखिए जो अगर तो अरशद शरीफ ने खुद कहा था कि ही इज अंडर थ्रेट, उसको वो कहते थे कि उनको रियल लाइफ थ्रेट, एंड यू एंड आई अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली थ्रेट्स थे, जर्नलिस्ट को पाकिस्तान में है थ्रेट। बट देखिए ये भी मुझे लग रहा है कि चूंकि कोई एक बंदे को नहीं पता था कि अरशद शरीफ कहाँ है, अब काफी लोगों को पता चल गया था कि अरशद शरीफ कहाँ पे है। ठीक है, अगर तो देखें एक से मेरा और आपके दरमियान सिर्फ कम्युनिकेशन है, वो तो मैं आपको तो क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आपने आगे क्यों बताया, बट जहां पे 3-4 लोग इन्वॉल्व हो जाएं तो देन एनीबडी कैन लीक इट, शायद इनोसेंटली लीक हो जाए इंफॉर्मेशन। और अगर कोई अरशद के पीछे पड़ा हुआ था और उसको सिर्फ इतना क्लू चाहिए था कि वो केन्या में है,
अगर केन्या में है तो फिर आपको पता है जो डिवाइसेस को ट्रैक करना, मॉनिटर करना, ये कोई बिग जॉब है। और अरशद अपनी फैमिली के साथ रोज़ाना राब्ते में था, डेली ही वाज ऑन वीडियोस, ऑडियोज। ये मेरे नॉलेज में है कि अरशद वाज मेकिंग टेलीफोन कॉल्स फ्राम कीनिया नैरोबी टू हिज चिल्ड्रन, हिज फैमिली, वाइफ, मदर, इवन जो एक दो दोस्त हैं उनके साथ राब्ते में था। हमने अनवर बेग साहब का तो हमने पहले दिन ही यहाँ पे किया था कि उससे पहले 2-4 घंटे पहले अरशद की उनसे बात हुई। सो अरशद इस मामले में मेरा ख्याल है वो केयर शायद नहीं कर रहा था कि मेरी कॉल ट्रेस हो सकती है या मुझे ट्रेस बैक किया जा सकता है। तो ही वॉजंट एज सच, इस मामले में उसने ज़्यादा वो अपने सर पे सवार नहीं होने दिया कि मुझे ट्रेस किया जा सकता है। जी क्लास साहब, देखें अगर तो जहाँ पे अरशद वो नैरोबी में रह रहे थे ना, जो ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स है वो सिक्योर जगह है। वहां पे आप गेट से आप अंदर जब तक किसी ने इनवाइट ना किया हो, आइडेंटिटी दिखाए बगैर आपको गार्ड्स अंदर नहीं जाने देते, वो जगह बिल्कुल सिक्योर थी। लेकिन जहाँ पे जो शूटिंग साइट पे गए थे, वो 4 घंटे का रास्ता जो है ना, वो चारों अतराफ से गैर महफूज है। अगर किसी ने टारगेट करना है उस रोड पे, आपको बहुत आसानी से टारगेट किया जा सकता था। और जो शूटिंग रेंज से निकल के वापस आने का जो रास्ता है, वहां पे बियाबान रास्ता है। आपको वहां दिन में आप आप यूं कह लेंगे एक सहरा है वो है, और पूरे उस जो 1.5 घंटे के रास्ते में एक जगह पे बस्सिया ट्राइब है वो आते हैं। वो पुराने ट्राइबल लोग जो अभी तक आधे ऐसे गले में वो कपड़े पहनते हैं और हाथ में एक छड़ी रखी होती है उन्होंने। वो गुजरते हुए जो भी गाड़ी है उसको कहते हैं कि हमारे ये खाद है, पत्ते हैं, वो खरीदो वरना गाड़ी आगे नहीं जाने देते। जी मैंने देखा वहां पे। उसके अलावा ह्यूमन लाइफ नहीं है वहां पे, कोई किसी को कुछ भी कर सकता है। लिहाजा वो जो लग रहा है कि जिस तरह से पुलिस ने नाका लगाया, ये लग रहा है कि, और ऑब्वियसली पुलिस ने वहां पे तो क्लियरली अपने एक्शन से शो किया कि वो देवर एक्चुअली नॉट लुकिंग फॉर द स्टोलन कार, वो देवर लुकिंग फॉर समबडी एल्स। अच्छा, लास्टली छोटा सा जज सवाल, आप वो जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने अरशद पे फायरिंग की थी, वो कहाँ पे डिटेन्ड हैं या जस्ट उनके बयानात ले लिए गए हैं या वेयर आर दे? देखिए, जो अब पूरे मामले को मिसकंडक्ट के बाद इसको इंडिपेंडेंट पुलिस जो ओवरसीइंग बोर्ड है वो इसको देख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो 10 पुलिस के लोग उसमें शामिल थे वो कह रहे हैं कि वो जॉब से सस्पेंड हो गए, और हमने उनकी अभी इनिशियल स्टेटमेंट्स ली हैं, कोई वो अरेस्ट वाला कुछ भी नहीं है। ये एक आम सी बात है यहाँ पे कहना, आई एम श्योर कि वो ड्यूटी पे ही है। तो अगर तो इसको पुलिस बहुत उस बड़े लेवल पे। अच्छा, क्विकली क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मुर्तजा, आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो ड्यूटी पे है, तो जो हमारा कमीशन गया हुआ है, आपको लग रहा है कि वो प्रोफेशनली इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उनकी सीरियसनेस के बारे में जरा क्विकली बताइएगा। देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से 2 ऑफिसर्स गए, उनका तो नैरो मैंडेट था कि उन्होंने वहां पे जाके इन्वेस्टिगेटर से मिलना, सवाल करना, शूटिंग साइट पे जाना, एमओ डंप जाना, उन्होंने सब कर लिया। वो तो वहां पे 4 से 5 दिन रहे। वो पाकिस्तान मेरा ख्याल है कल वापस आ गए। से मिले भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तजा, आप हमारे साथ मौजूद थे और काफी आपने एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें नैरोबी से बताई हैं। आप खुद इस वक्त नैरोबी में मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।